आंसर्स अगर चाहिए तो पहले क्वेश्चन आना होगा। 0 to 1 जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो उस समय मैं क्वेश्चंस खोज रहा था कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं भी होना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसका मतलब कुछ जो मैं खोज रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर खोजना शुरू किया किताबें। क्वेश्चंस हमारे अंदर होते भी हैं, ऐसा नहीं कि हमको क्वेश्चंस, जब प्रॉब्लम होती है दैट इज अ क्वेश्चन, तो उनके आंसर्स आपको बुक में मिलते हैं। जब मुझे पहली बार ये बुक मिली 0 to 1, तो जैसे जैसे मैं एक एक पन्ने पलटते जा रहा था, मुझे लग रहा था कि अरे बाप रे, ये वाव वाव वाव। ये जो वाव की फीलिंग तभी आती है जब आपके अंदर में एक तरह की फ्रस्ट्रेशन, एक तरह की एक बार आप जूझ चुके हैं और उस एक सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 बार हल करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 बार हल करने की कोशिश कर, लेकिन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। एंड सडनली समबडी कम्स, कोई आता है, बोलता है यार तुमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, इससे तो खट से आ जाए और सॉल्व हो जाएगा। 0 to 1 जब मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया जो कि MBA कर रहा था, उसने मुझसे कहा यार बिजनेस के जो आंसर्स होते हैं ना वो किताबों में नहीं होते। वो MBA कर रहा है, इनफैक्ट उसके पास बिजनेस करने का, बिजनेस के साथ जूझने का, बिजनेस में फंसने का, बिजनेस मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने प्रोग्रेस करने का, रुपए पैसे के फॉर्म में, वो अभी तक झेला नहीं उसने। क्योंकि जब झेलेगा तो क्वेश्चन आपके पास आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तब आप आंसर को अप्रिशिएट कर पाओगे। और जैसे मैं जेनिवा की एक बात बार बार रिपीट करता हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड, मतलब जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं, जब उसकी प्रॉपर वैल्यू आपको मालूम पड़ जाती है, उसकी कीमत मालूम पड़ जाती है, देन द एफर्ट टू इट्स अटेनमेंट इज फॉलोड, तब उसको पाने के लिए हमारे अंदर में एफर्ट आता है। अभी तो एफर्ट भी नहीं आता। एक किताब को 100 कितने पेजेस की बुक है ये, हार्डली मुश्किल से अगर आप पीछे के एक्नॉलेजमेंट हटा दीजिए और अपेंडिक्स हटा दीजिए, 195 पेजेस, 195 पेजेस को पढ़ने के लिए आपको उस बुक की वैल्यू होनी चाहिए। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो इसको कम से कम 4-5 बार पढ़ना है। फिर मैंने ये भी सोचा कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, मुझे अपनी वाइफ को इसके एक एक चीज़ों के बारे में समझाना है, क्योंकि मुझे बहुत वैल्यूबल लगी। जैसे आपको लगता है ना कि एक दवाई की बहुत बड़ी कीमत है, वैक्सीन की बहुत बड़ी कीमत है, आप ज़बरदस्ती किसी को खिलाते हो, हालांकि पढ़ाई की चीज़ किसी को आप ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते, बट फिर भी जैसे बच्चों को खेल खेल में आप पहाड़े याद करा देते हैं, टेबल्स याद करा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखा देते हैं, ऐसे ही खेल खेल में आपको बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 0 to 1 से ज़रूर सीखनी चाहिए खेल खेल में, और कोशिश करके आसपास के लोगों को भी सिखाना चाहिए। 0 to 1 आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ प्रोग्रेस। When we think about the future, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, we hope for a future of progress, हम obviously चाहते हैं कि हमारा विकास हो। That progress can take one of the two forms, दोनों में से एक तरीके से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, या तो horizontally सतह पर, या और extensive progress means copying things that work, मतलब या तो horizontally मतलब एक चीज़ है हमारे पास, उसको उसके ढेर सारे मल्टीपल कॉपीज बनाए, that is 1 to n, एक से अनेक, 1 to n। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, जो सतह का प्रोग्रेस होता है, इज ईजी टू इमेजिन बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट इट लुक्स लाइक, हमने जो देखा है उसी को हमको फिर से प्रोड्यूस करना है, आसान है उसको करना। और दूसरा जो तरीका है इनके हिसाब से, पीटर थियल के हिसाब से, वह है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधा ऊपर, हॉरिजॉन्टल सतह पर आपके लेवल पे, वर्टिकल मतलब सीधे ऊपर की तरफ। वर्टिकल और इंटेंसिव प्रोग्रेस मीन्स डूइंग न्यू थिंग्स, मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करना, गोइंग फ्रॉम 0 to 1, जो इस किताब में सिखाया गया है कि कुछ नहीं है, उसमें से पहला कोई खास नया चीज़ प्रोड्यूस करना। वर्टिकल प्रोग्रेस इज हार्डर, वो बहुत मुश्किल है टू इमेजिन, इवन कल्पना करना, बिकॉज इट रिक्वायर्स डूइंग समथिंग नोबडी एल्स हैज एवर डन, क्योंकि इस चीज़ को पहले कभी किसी ने किया नहीं है। इफ़ यू टेक 1 टाइपराइटर एंड बिल्ड 100, यू हैव मेड हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। अगर आपने एक टाइपराइटर को से देख करके, उसको खोल कर, उसको कॉपी करके 100 बनाया, तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस किया है। एंड इफ यू हैव मेड इफ यू हैव अ टाइपराइटर एंड बिल्ट अ वर्ड प्रोसेसर, अगर आपके पास टाइपराइटर है और आपने जैसे वो कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर है उसको बना दिया, यू हैव मेड अ वर्टिकल प्रोग्रेस, आपने ऊपर की प्रोग्रेस, वर्टिकल प्रोग्रेस कर ली।
और समझने की कोशिश करते हैं. एट माइक्रो लेवल अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए, द सिंगल वर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस इज, कोई एक ऐसा वर्ड है जिसको हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस के लिए, एक को अनेक बनाने में, उसके लिए पीटर थील बोलते हैं कोई एक सिंगल वर्ड है. यस, ही कॉल्स इट एज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन जो आज पूरे देश में हो रहा है. कंपनियां विदेशों से इंडिया में आकर के अपनी फैक्ट्रीज डाल रही हैं. इंडिया अपने आप को दूसरे देशों में जाकर के स्थापित कर रहा है, लेकिन कुछ नया नहीं कर रहा है. जो चीज़ यहाँ बना रहे हैं उसको जाकर के वहाँ बनाएंगे और वहाँ पर बेचेंगे. चाइना इज पैराडिग्मेटिक एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. चाइना इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इट्स 20 years प्लान इज टू बिकम लाइक यूनाइटेड स्टेट्स इज टुडे. उनका 20 साल का प्लान ये है कि अगले 20 साल में जैसा अमेरिका आज है वो अगले 20 साल में वैसा बनना चाहते हैं. द चाइनीज हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्डली कॉपिंग एवरीथिंग दैट हैज वर्कड इन डेवलप्ड कंट्रीज. जो भी उनको लगता है डेवलप्ड कंट्रीज में काम कर रहे हैं उसको कॉपी कर लो. 19th century रेल रोड्स, 20th century एयर कंडीशनिंग एंड इवन एंटायर सिटीज. 19th century की जो रेल बनी थी उसको कॉपी कर लो. एयर कंडीशनिंग कॉपी कर लो. पूरी की पूरी सिटीज की सिटीज कॉपी करके उन्होंने बना ली अपने आप में. They might skip a few steps along the way, going straight to wireless without installing landless, for instance, but they are copying all the same. कुछ चीज़ें हो सकता है वो लोग बीच में गैप कर दें, जैसे कि तार के बजाय वायरलेस टेक्नोलॉजी ले आए, बट फिर भी एज इट इज़ वो कॉपी कर रहे हैं. द सिंगल वर्ड, लेकिन उसके लिए क्या, जो 0 to 1 जिसको पढ़ा रहे हैं उसके लिए कोई खास वर्ड है? जी हाँ, पीटर थील उसको बुलाते हैं टेक्नोलॉजी. He's a freak of technology. Technique. The rapid progress of information technology in recent decades has made Silicon Valley the capital of technology in general. आज जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसकी वजह से सिलिकॉन वैली तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का हब बन गया है, कैपिटल बन गया है. बट देयर इज नो रीजन वाई टेक्नोलॉजी शुड बी लिमिटेड टू कंप्यूटर्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी खाली कंप्यूटर्स में ही सीमित रहनी चाहिए. प्रॉपरली अंडरस्टूड, अगर सही तरीके से हम समझ जाएं, एनी न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज अ टेक्नोलॉजी. कोई भी नई चीज, किसी भी पुरानी चीज को नए तरीके से करने का तरीका टेक्नोलॉजी है. मैं स्कूलों में पढ़ाता था बच्चों के आसपास, कभी 2 या कभी 4, कभी 10, कभी 30 बच्चे आते थे. आज हमारे पास thousands, millions of students are there. वो टेक्नोलॉजी है हम जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोग्रेस, इट इज पॉसिबल टू हैव बोथ, ईदर और नीदर एट द सेम टाइम. ये दोनों अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग मोड्स हैं प्रोग्रेस के. ग्लोबलाइजेशन में फैलना है, टेक्नोलॉजी में ऊपर जाना है, तो हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1815 टू 1914, 1815 से लेकर के 1914, आज से करीब 200 साल पहले, was a period of 100 साल पहले was a period of both rapid technological development and rapid globalization. उस समय भी, आज से 100 साल पहले भी टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज बढ़ी थी और ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज बढ़ा था. Between First World War and Kissinger's trip to reopen relation with China in 1971, there was a rapid technological development but not much globalization. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब कैसिंगर की बुक हमारे पास पड़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको कभी हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ उसकी चीज़ें. तो कैसिंगर जब गए थे पहली बार चाइना में पीस रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, तब उस दौरान में बहुत तेज डेवलपमेंट हुआ था टेक्नोलॉजी का. ग्लोबलाइजेशन का उतना डेवलपमेंट उस समय नहीं हुआ था सिंस 1971. लेकिन पिछले कुछ सालों में, 30-40 सालों में, वी हैव सीन रैपिड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज हुआ है अलॉन्ग विथ लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मोस्टली कन्फाइंड टू आईटी. हाँ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है लेकिन खाली आईटी के सेक्टर में, और बाकी सेक्टर्स में बहुत कम हुआ है. लेकिन ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज हुआ है. तो 100 साल पहले टेक्नोलॉजी बहुत तेज बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन कम हुआ. अब टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड तरीके से बढ़ी लेकिन ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज बढ़ा. दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इट इजी टू इमेजिन दैट द डिकेड्स ahead will bring more convergence and more sameness. ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? जो दुकानें यूएस में हैं, जो KFC, जो मैकडोनल्ड, जो शॉप्स, जो मॉल यूएस में है, वही यहाँ पर होगी, ऐसा लगता है. इससे ग्लोबलाइजेशन के हर जगह पर एक जैसा माहौल हो जाएगा. Even our everyday language suggests that we believe in the kind of technological end of history. हमारे हिसाब से, हमारी भाषा में भी लगता है कि टेक्नोलॉजी अब धीमे धीमे खत्म हो रही है, सब जगह एक ही जैसा होगा, कुछ नया नहीं होगा.
जैसे कि जब द डिविजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू द सो कॉल्ड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस implies that the developed world has already achieved achievable and that the poorer nations just need to catch up. जैसे कि हमारे शब्द जब हम कहते हैं कि ये फला इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, इंडोनेशिया डेवलपिंग कंट्री है, और यूएस है या इंग्लैंड है वो डेवलप्ड कंट्री है, इसका मतलब इसमें भाषा में ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी अचीवेबल था, जो भी बेस्ट पॉसिबल दुनिया में हो सकता था, वो हो गया वहाँ पर. अब खाली हमको उनके बराबर पहुँचना है. हम बहुत पिछड़े फेलियर बच्चे हैं जो टॉप के बच्चों की बराबरी करेंगे. बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. लेकिन पीटर थियल के हिसाब से वो सच्चाई नहीं है. माई ओन आंसर टू contrarian question is that most people think the future of world will be defined by globalization. मेरा खुद का आंसर ये है कि ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, किसी और चीज से होगी. बट द ट्रूथ इज दैट टेक्नोलॉजी मैटर्स मोर. असल में भविष्य अगर किसी चीज से डिसाइड होगा तो टेक्नोलॉजी से होगा. Without technological change, if China doubles its energy production over the next 2 decades, it will also double air pollution. बिना किसी नई तकनीक के, बिना किसी नई टेक्नोलॉजी के अगर चाइना अपना एनर्जी प्रोडक्शन डबल कर देता है तो उस एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ पोल्यूशन भी तो बढ़ेगा. If every one of India's hundreds of millions of households were to live the way Americans already do, अगर हर इंडियन वैसे ही जीने की कोशिश करेगा जैसे अमेरिकन जीते हैं, यूजिंग ओनली टूडेज टूल, जितना हमारे पास आज है उसी से, द रिजल्ट विल बी इनॉर्मसली कैटास्ट्रॉफिक. हो नहीं सकता ये चीज, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. तेल कम है, रिसोर्सेज स्पेस कम है, खाना कम है, हो नहीं सकता. स्प्रेडिंग ओल्ड वेज टू क्रिएट वेल्थ अराउंड द वर्ल्ड विल रिजल्ट इन डिवास्टेशन. पुराने तरीके से जिस तरह से वेल्थ को पैदा किया गया, अगर वही आज भी यूज करेंगे तो हो नहीं पाएगा. डिवास्टेशन होगा, बर्बादी आएगी. नॉट रिचेज, अमीरी नहीं आएगी. इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, एक ऐसी दुनिया में जहां पर रिसोर्सेज कम है, भाई तेल कम है, जमीन कम है, पहाड़ पेड़ ये सब कम है, जहां पर स्केर्स रिसोर्सेज हैं, ग्लोबलाइजेशन विदाउट न्यू टेक्नोलॉजी इज अनसस्टेनेबल. ग्लोबलाइजेशन फैलना बिना किसी नई तकनीक के प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं रहेगा. न्यू टेक्नोलॉजी हैज नेवर बीन ऑटोमेटिक फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री. अपने आप नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में अपने आप तकनीकें आ गई, ऑटोमेटिक नहीं है. आवर एंसेस्टर्स लिव्ड इन स्टैटिक. हमारे जो पूर्वज हैं, बहुत साल पूर्वज, वो स्टैटिक रहे हैं, बस एक तरह की जिंदगी जीते रहे हैं. जीरो सम सोसाइटीज वर सक्सेस मेंट सीजिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स. सोसाइटीज बहुत ग्रो नहीं करती थी. उनका तरीका क्या था, हम जी रहे हैं और सामने वाले से छीन के हम खा लें, यही था उनका. दे क्रिएटेड न्यू सोर्सेज ऑफ वेल्थ ओनली रेयरली. बहुत कम थे जहां पर वेल्थ पैदा होता था. इन द लॉन्ग रन दे कुड नेवर क्रिएट इनफ टू सेव द एवरेज पर्सन फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हार्ड लाइफ. और लॉन्ग रन में तो उन्होंने कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं किया जिसके जरिए आदमी की एक नॉर्मल लाइफ मुश्किलों के बिना चल सके. देन after 10,000 years of fitful advance from primitive agriculture to medieval windmill of 16th century astrolopes, the modern world suddenly experienced relentless technological progress. From the advent of the steam engine in 1760 to all the way up to 1970, as a result, we have inherited a richer society than any previous generation would have been able to imagine. फिर 10,000 सालों बाद क्या हुआ, अचानक जब हम खाली प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, खेती वेती करते थे, गाय भैंस पालते थे, उससे हम कहाँ पहुंच गए, मेडिवल विंड मिल. जब उन विंड मिल की खोज की और 16th सेंचुरी में, फिर वहां से हम स्टीम इंजन पे आ गए और वहां से आज 1970s में जहां पर आज हम हैं, इमेजिन नहीं कर सकते कि हम किसी जमाने में उस तरह से रहते भी थे. Any generation excepting our parents and grandparents, that is in 1960s, they expected this progress to continue. कोई भी जनरेशन खाली हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ही एक्सपेक्ट करते थे, उसके पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का प्रोग्रेस आएगा. दे लुक फॉरवर्ड. और पता है पिछले 20, 25, 30 सालों में, 40 सालों में क्या हो गया, उन्होंने देखना शुरू कर दिया. दे लुक फॉरवर्ड टू अ 4-day वर्क वीक, एनर्जी टू चीप टू मीटर एंड वेकेशंस ऑन मून. इनकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ पिछले 30 सालों में इतनी ज्यादा हुई है, इस तरह से हुई है कि हम अपने आप से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे. लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ेगी ना तो मशीनें सारा काम करेंगी, हफ्ते में खाली 4 दिन काम करना पड़ेगा, या हमारे पास जो बिजली आएगी वो बहुत सस्ती होगी, बहुत ही चीप रहेगी, मीटर में मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा, और वेकेशन तो हम सीधे चांद मनाएंगे. बट इट डिडंट हैपन. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आज क्या क्या हुआ है, द स्मार्टफोन्स दैट डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम आवर सराउंडिंग ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द फैक्ट दैट आवर सराउंडिंग्स आर स्ट्रेंजली ओल्ड. हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है
जैसे कि हम स्मार्टफोन में अपने आप को खो देते हैं, हम ये भी देखेंगे कि वो हमको आसपास की चीज़ें तकरीबन वैसी की वैसी चल रही हैं। ओनली कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशंस हैव इम्प्रूव ड्रामेटिकली सिंस मिड सेंचुरी। अगर कुछ बदला है तो खाली कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम बदला है, और कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। दैट डजंट मीन दैट आवर पेरेंट्स वर गोइंग टू इमेजिन अ बेटर फ्यूचर, वर रॉन्ग टू इमेजिन अ बेटर फ्यूचर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने कोई गलत इमेजिनेशन की थी। दे वर ओनली रॉन्ग टू एक्सपेक्ट इट समथिंग ऑटोमेटिक। लेकिन जो उन्होंने ये उम्मीद किया था कि अपने आप होगी, वो गलत था। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ अपने आप नहीं होती। टुडे आवर चैलेंज इज बोथ। आज जो हमारी मुश्किल है वो दोनों है। इमेजिन एंड क्रिएट, कल्पना भी करो और करो भी, क्रिएट भी करो द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट कैन मेक 21st सेंचुरी मोर पीसफुल एंड प्रॉस्परस दैन द 21st, ताकि हमारा जो अगला सेंचुरी हो वो आज से ज़्यादा पीसफुल हो और साथ ही साथ प्रॉस्परस भी हो।